नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल माइंड गेम्स मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंस्टॉलमेंट्स इन सिंपल इंटरेस्ट की और बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की। साधारण ब्याज में किस्त योजना के बारे में जानेंगे और क्या आधारभूत अंतर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। एक प्रश्न आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ए ने 6400 रुपये उधार लिया है किसी बैंक से, कहीं से भी 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, और वो उसे 4 वार्षिक किस्तों में, समान वार्षिक किस्तों में वापस करता है। तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है? ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे होंगे, 1710, 1810, 1910, 1860 और आंसर 1810 कर रहा है। क्या ये सही उत्तर है? 1810 बिल्कुल ही गलत उत्तर है। क्यों, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 1810 उत्तर दिया जा रहा है कई सारी किताबों में या और भी कहीं। इस क्वेश्चन को जो लोग तैयारी में हैं वो जानते होंगे भली भांति। अभी पिछले कई दिनों से ये क्वेश्चन है चर्चा में कि 1810 आंसर कैसे आ रहा है, और कई किताबों में जो है अप्रोक्सीमेशन करके आंसर 1810 पूरा भी दिया है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कंसेप्ट की, क्यों 1810 आंसर नहीं हो सकता। इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो एक शब्द में आप आंसर कर सकते हैं 6450 गुना 6/5/430 गुना 100, और ये आ जाएगा 1800। एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, कोई अप्रोक्सीमेशन की आवश्यकता नहीं है। यही आपका वार्षिक किस्त आ जाएगा। ये कैसे आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कई लोग इसे जानते भी होंगे, लेकिन इससे भी जो इम्पोर्टेंट बात है उन चीज़ों की चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं कि एसआई और सीआई के केस में क्या बेसिक अंतर होता है, और कौन सी ऐसी बातें जो केवल एसआई में यूज़ कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी बातें हैं जो केवल सीआई में यूज़ कर सकते हैं। क्या कोई ऐसी बात भी है, कोई ऐसा कंसेप्ट भी है जो एसआई सीआई दोनों में इक्वली यूज़ कर सकते हैं, तो उस बारे में हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन आपने देख लिया है, इसका आंसर 1800 है। कैसे है, क्यों है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा और भी क्वेश्चन हैं। आज हम लोग एसआई के किस्त वाले 1-2 क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन है कि 9 रुपये का कर्ज लिया जाता है और उसे 1 रुपये की 10 समान वार्षिक किस्तों में, मासिक किस्तों में, 10 समान मासिक किस्तों में लौटा दिया जाता है, तो वार्षिक दर क्या है, ये भी चर्चा करेंगे हम लोग। और भी एक क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट का साधारण सा, वो करेंगे चर्चा। और सीआई और एसआई में इंस्टॉलमेंट कैसे हम लोग निकालते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ आखिर तक। ठीक है, आइए देखते हैं। हम बात करें कि अगर P रुपये उधार लिए गए हैं, मतलब यहाँ पर हमारा जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल है हमारा, वो हमारा P है। रेट जो है हमारा वो R% पर एनम है। टाइम जो है हमारा है वो N ईयर्स है एसआई में। ठीक है, सीआई में भी यही सेम चीज़ है। प्रिंसिपल हमारा जो है P है, रेट हमारा R% है, टाइम हमारा N ईयर्स है, और यहाँ लिखा हुआ है कंपाउंडेड एनुअली। आइए, इससे पहले हम लोग जानते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है सीआई और एसआई में। जनरली जो आप लोग बात करते हैं, आप लोग ये बात करते हैं कि एसआई में मूलधन नहीं बदलता है, जो प्रिंसिपल है वो चेंज नहीं होता है। सीआई में मूलधन बदलता रहता है। या फिर आप कहते हैं कि एसआई में ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता है, सीआई में ब्याज पर ब्याज मिलता है। यही 2 बेसिक डिफरेंस आप जान रहे हैं और इसी का यूज़ करते हैं। तो अगर हम बात करें, जो पहला स्टेटमेंट मैंने बोला कि एसआई में मूलधन नहीं बदलता है, सीआई में मूलधन बदलता है, ये बिल्कुल गलत बात है। एसआई में भी मूलधन बदल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं बदलेगा। ठीक है, दूसरी बात जो हमने कही कि एसआई में ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता है, सीआई में ब्याज पर ब्याज मिलता है, ये सही बात है। पर क्यों नहीं मिलता है, चर्चा का विषय ये है आज हमारा कि क्यों नहीं मिलता है, और ये इम्पोर्टेंट है। इस कंसेप्ट को अगर आप जानेंगे तो जो गलतियां आप करते हैं इंस्टॉलमेंट वाले केस में वो आपसे नहीं होंगी और आप ओरली क्वेश्चन कर पाएंगे। एक्चुअली होता क्या है एसआई और सीआई का अंतर। मान लीजिए 10,000 रुपया किसी ने उधार लिया है सिंपल इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए 10% वार्षिक दर पर, तो वो वापस कब करेगा? वो 3 साल बाद, है ना। तो तीसरे साल के अंत में जब वो वापस करने आया तो कितना वापस करेगा? 10,000 मूलधन और 10,000 का 10% की दर से 3 साल का ब्याज, यानी 10,000 का 30%। क्लियर है? 30% क्यों वापस करेगा? क्योंकि आपने कहा ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। तो हम यहाँ ये कहना चाहते हैं ब्याज पर ब्याज तभी लगेगा जब ब्याज होगा।
अगर ब्याज ही नहीं होगा तो ब्याज पर ब्याज क्यों लगेगा? मतलब क्या है कहने का कि एसआई में जो ब्याज का कैलकुलेशन है वो निर्धारित समयावधि के आखिर में किया जाता है, इस बीच में कभी ब्याज का कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। अगर ब्याज का कैलकुलेशन ही नहीं किया जाएगा तो ब्याज हमारे पास होगा ही नहीं, ब्याज नहीं होगा तो ब्याज पर ब्याज कैसे मिलेगा? जबकि आप सीआई की बात करें तो सीआई में आपको शब्द लिखा हुआ मिलता है कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड मंथली या कंपाउंडेड आफ्टर ईच 2 ईयर, इस तरह की चीज़ें लिखी हुई मिलती है। मतलब वार्षिक संयोजन होता है, अर्धवार्षिक संयोजन होता है, त्रैमासिक संयोजन होता है, मासिक संयोजन होता है ब्याज का, या फिर प्रत्येक 2 वर्ष पर संयोजन होता है ब्याज का। तो ये शब्द लिखा हुआ मिलता है ना। संयोजन होता है ब्याज का इतने दिनों बाद, संयोजन की एक समयावधि फिक्स होती है कि इतने समय बाद संयोजन होना है। तो ये क्या मतलब है संयोजन होने का? कई बार आपको क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर, और वो इस्तेमाल करेगा शब्दों में कि वार्षिक संयोजन होता है ब्याज का। संयोजन मतलब क्या कि हर वर्ष के बाद, अगर वार्षिक संयोजन है, कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ है, तो हर वर्ष के बाद ब्याज का कैलकुलेशन किया जाएगा और वो ब्याज निकालने के बाद मूलधन में जुटेगा और मूलधन में जुट करके मिश्रधन बनाएगा। वो मिश्रधन अगले संयोजन अवधि के लिए किसका काम करेगा? मूलधन का काम करेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये सीआई का फंडा है। एसआई में क्या था कि 10,000 रुपया हमने लिया था, पहला साल बीत गया, ब्याज का कैलकुलेशन नहीं हुआ तो अगले साल के लिए मूलधन कितना? 10,000। दूसरा साल बीत गया, ब्याज का कैलकुलेशन हमने नहीं किया तो उसके अगले साल के लिए भी मूलधन कितना है? 10,000। क्लियर है? तो पूरे समय के लिए, जो 3 साल का समय था, पूरे समय के लिए मूलधन 10,000 ही रहा है। क्लियर है? इसीलिए रहा है क्योंकि ब्याज का कैलकुलेशन नहीं किया गया, ब्याज आया ही नहीं तो ब्याज पर ब्याज लगना नहीं था। जब आया नहीं तो मूलधन में जुटा नहीं, वो कब जुटेगा? लास्ट में। और दूसरी बात, अगर आप पैसा बीच में वापस करते हैं, कुछ एसआई और सीआई की बात कर रहे हैं हम लोग, एसआई में कुछ पैसा बीच में वापस किया, 10,000 रुपया आपने लिया था और आपने वापस किया 2 साल के बाद 5,000, तो ये 5,000 कहाँ जाके घटेगा? ठीक है, ये 5,000 जाके घटेगा मूलधन में। क्यों घटेगा? 2 साल बाद जब आप 5,000 रुपया वापस करने के लिए आए तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिखा? मूलधन दिखा। क्यों दिखा मूलधन? क्योंकि ब्याज अभी तक कैलकुलेट नहीं किया गया है। ब्याज कब कैलकुलेट होगा? तीसरे साल के आखिर में, और वो 5,000 जाके उस मूलधन में घट गया। तो अगले जो समय बचा हुआ है उसमें 5,000 रुपया ही मूलधन हमारा बचा। 10,000 में 5,000 वापस कर दिया गया था। तो जब 3 साल के आखिर में ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा तो ये देखा जाएगा कि पहले 2 साल के लिए मूलधन 10,000 था, फिर उसके बाद उसने 5,000 जमा कर दिया, तो अगले 1 साल के लिए मूलधन कितना हो गया? शेष 5,000। तो जो ब्याज होगा वो 10,000 का 2 साल का ब्याज प्लस 5,000 का 1 साल का ब्याज, ये ब्याज पे करना पड़ेगा आपको, और मूलधन की शेष बची हुई राशि जो है 5,000 वो भी पे करना पड़ेगा आपको। तो ये फंडा होता है। जबकि सीआई में अगर आप बीच में कभी पैसा देते हैं तो जिस समय आप पैसा दे रहे हैं उस समय तक का ब्याज कैलकुलेट किया जाता है, वो ब्याज मूलधन में जुट करके मिश्रधन बनता है, उस मिश्रधन में आपके द्वारा दी गई राशि घटा दी जाती है और शेष बची हुई राशि अगले संयोजन अवधि के लिए मूलधन का काम करती है। ये बेसिक डिफरेंस है एसआई और सीआई में। ठीक है, क्लियर है? तो आगे हम लोग इसी कंसेप्ट पर बात करते हैं इंस्टॉलमेंट्स की। अगर इंस्टॉलमेंट्स भी आएंगे एसआई में तो इंस्टॉलमेंट की राशि घट जाएगी जाके मूलधन में, एसआई के केस में, है ना, और शेष राशि मूलधन के रूप में काम करेगी। जबकि सीआई केस में इंस्टॉलमेंट की राशि कहाँ से घटेगी? अमाउंट में, मिश्रधन में, जिस डेट में आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं वहाँ पर घटाई जाएगी। क्लियर है? तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, इसकी बात हम लोग करेंगे। आइए बात करते हैं। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। आपने P रुपया उधार लिया हुआ है 8% पर एनएम से और टाइम आपका है n ईयर्स। अगर वो कह रहा है कि इसको x रुपया का, ₹X का n इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में वापस किया जा रहा है, इसको ₹X का n इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में वापस किया जा रहा है, मतलब प्रत्येक किस्त का मान x है, तो क्या होगा? देखिए यहाँ से हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे। कोई फार्मूला डिराइव नहीं करेंगे हम लोग, फार्मूला पर काम करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। किसी भी किस्त में फार्मूला पर काम नहीं करेंगे हम लोग, कंसेप्ट पर काम करेंगे। और कंसेप्ट आप इस तरह से सीख जाइए कि आप ओरली कर पाने में सक्षम हो पाइएगा किसी भी क्वेश्चन को किस्त वाला। तो बने रहिएगा केवल मेरे साथ आखिर तक। देखिए क्या हो रहा है कि अगर हम बात करें, हमने उससे लिया था कितना? P रुपया, वापस कितना किया? n गुना x रुपया करके n बार वापस किया है, तो हमको ब्याज कितना पे करना पड़ा है? nx माइनस p। ये हमको इंटरेस्ट लगा है, नहीं, हमने p लिया था, वापस कितना किया? nx। ये ब्याज कैसे बना होगा? तो हम देख रहे हैं कि मूलधन पहले साल के लिए p रहा था, p का 1 वर्ष का ब्याज,
दूसरे साल के लिए जब हम आए तो पहले साल के आखिर में पहला किस्त आ गया x, तो दूसरे साल के लिए मूलधन कितना बचा, p में से x चला गया। ऐसा ही है ये, केवल और केवल SI के लिए यूज कर सकते हैं ये कंसेप्ट, केवल SI के लिए, ठीक है। अगर CI में आएंगे तो वहां मिश्रधन में घटाना पड़ेगा ये x। p माइनस एक्स का 1 वर्ष का ब्याज, यहाँ हमने डायरेक्ट जो है x को घटा दिया मूलधन में। क्यों घटा दिया, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ ब्याज नहीं है। ये ब्याज जो हम निकाल रहे हैं कब निकाल रहे हैं, 90वें वर्ष के आखिर में। 90वें वर्ष के आखिर में हमने ब्याज कैलकुलेट करना शुरू किया तो हमने देखा कि प्रत्येक वर्ष मूलधन बदल रहा था। क्यों बदल रहा था, प्रत्येक वर्ष एक निश्चित अमाउंट वापस आ रहा था, तो वो अमाउंट आके मूलधन में घट जा रहा है। फिर अगले वर्ष क्या आएगा, p माइनस 2x का ब्याज, 1 वर्ष का ना, प्रत्येक वर्ष किस्त दे रहे हैं हम लोग। इसी तरह से ये चलता रहेगा और लास्ट किसका मिलेगा आपको, लास्ट मिलेगा देखिए p माइनस n माइनस 1 इंटू एक्स, इसका 1 वर्ष का ब्याज। यहाँ आखिर NX क्यों नहीं आया वो हम बात करते हैं अभी। जैसे मान लिया जाए कि 10,000 रुपया कर आपने लिया है, 2,000 की 5 मासिक किस्तों में वापस कर रहे हैं, तो पहला साल 5 वार्षिक किस्तों में वापस कर रहे हैं। पहला साल 10,000 का ब्याज लगेगा, दूसरे साल 10,000 में से चला गया 2,000, 8,000 का, तीसरे साल 10,000 में से 2 4,000 चला गया तो 6,000। फिर अगले साल 10,000 में से चौथे साल जो है चला गया कितना, तीसरे साल सॉरी 2 तिहाई 6,000, तो कितना का ब्याज आपको लगेगा, 4,000 का। 5वें साल क्या लगेगा, उसमें से 2,000 और चला गया, 2,000 का ब्याज लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो अब आखिरी वाला किस्त दीजिएगा तो उसके बाद ना मूलधन बचेगा ना समय बचेगा, क्लियर है, ना आपके पास मूलधन बचेगा ना ही समय बचेगा, तो ब्याज किस पर जोड़िएगा। तो आखिरी किस्त अगर हम p माइनस NX लेते तो इसके बाद ना हमारे पास कोई पैसा मूलधन के रूप में बचता ना ही टाइम बचता, ठीक है। तो इस पर ब्याज हम लोग कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, क्लियर है, इस पर ब्याज हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, इस पर ब्याज मिलेगा ही नहीं हमको। बात समझ में आ रही है कि जो आखिरी 2,000 आपने दिया उसके बाद आपके पास कुछ बचा ही नहीं मूलधन और ना ही समय बचा हुआ है। 5वें किस्त के बाद समय भी नहीं है, ना कुछ मूलधन बचा हुआ है, तो उसको घटाने के बाद जो राशि बचेगी वो तो शून्य आएगी। शून्य आएगी तो उस पर कोई ब्याज नहीं मिल रहा है, समय भी शून्य आएगा तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा। ये ब्याज आपको इतना आ जाएगा, इसको लेकर के चलिएगा तो आपके पास आंसर होगा, क्लियर है। ये इंस्टॉलमेंट का एक फंडा जो केवल SI के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट मूलधन में घटाने का ऑप्शन हमको मिलता है। यहाँ अगर ये फंडा इस्तेमाल करते तो मिश्रधन में घटाते और वो हमारे कॉम्प्लिकेटेड होता। यहाँ एक दूसरा फंडा हम लोग इस्तेमाल करते हैं देखिए, और वो फंडा केवल CI के लिए इस्तेमाल करेंगे, SI के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। क्या है वो फंडा, जो हमारा प्रिंसिपल P था उसको हमने n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये n पार्ट्स इक्वल नहीं हैं, ये n पार्ट्स इस प्रकार से हैं कि पहले पार्ट पर 1 वर्ष का ब्याज जोड़ दें अगर हम लोग तो हमारा पहला किस्त बन जाता है। 1 वर्ष का ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्रधन इतना बनेगा। दूसरे पार्ट पर अगर 2 वर्ष का CI जोड़ा हमने, CI हम बात कर रहे हैं, ऐसा ही नहीं, CI जोड़ा मतलब 1 साल का दिया फिर वो मूलधन बना, फिर दूसरे साल का दिया, तो ये P2 इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का स्क्वायर। ये आपके पास P3 इंटू 1 प्लस आर बाय, मतलब प्रत्येक पार्ट पर हम लोग इस पर 1 साल का मिश्रधन निकाल दिए CI से, इस पर 2 साल का मिश्रधन CI से निकाल दिए P2 पर, इस पर 3 साल का मिश्रधन निकाल दिए, और ये किस्त का रूप लेता जा रहा है। 90वें वर्ष ये आ गया x बराबर Pn इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पर पावर n, और इसके बाद इन सबको जोड़ करके आप P के इक्वल कर दीजिए। यहाँ से अगर आप आइएगा तो P1 का वैल्यू कितना होगा, देखिए P1 का वैल्यू होगा x बटे 1 प्लस आर बाय 100, P2 का वैल्यू कितना होगा x बटे 1 प्लस आर बाय 100 का स्क्वायर, P3 का वैल्यू कितना होगा x बटे 1 प्लस आर बाय 100 का क्यूब, एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता रहेगा, क्लियर है। तो इसको जोड़ करके हमको P के इक्वल करना, तो हम जो सबसे आसान काम कर सकते हैं यहाँ ये कर सकते हैं कि P1 P2 P3 डॉट 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 Pn का हम क्या ले लें, हम रेशियो ले लें, और ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, देखिए अगर हम रेशियो लेंगे तो x बटे 1 प्लस आर बाय 100 अनुपात x बटे 1 प्लस आर बाय 100 का स्क्वायर अनुपात x बटे 1 प्लस आर बाय 100 का क्यूब, रेशियो इसी तरह से चलते चलते x बटे 1 प्लस आर बाय 100 पर पावर n, ये रेशियो आएगा। इससे x कॉमन आके कट सकता है, 1 प्लस आर बाय 100 कट सकता है, ये रेशियो आ जाएगा 1 रेशियो 1 बाय 1 प्लस आर बाय 100, और ये रेशियो 1 बाय 1 प्लस आर बाय 100 का स्क्वायर, एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे चलते चलें तो अगला आ जाएगा लास्ट वाला 1
प्लस r/100 पर पावर n। इसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इसको और भी आसान बनाएंगे जब हम लोग CI का किस्त का एग्जाम्पल देखेंगे कि डायरेक्ट यहाँ से हम लोग ये स्टेप लिख पाएंगे। ठीक है, इसी पर काम हम लोग इंस्टॉलमेंट का करेंगे CI का। फिलहाल कई लोग क्या करते हैं, यही कंसेप्ट यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। कैसे इस्तेमाल कर लेते हैं, यहाँ पर भी मूलधन को बांट देते हैं n पार्ट में। पहला पार्ट पर वहाँ CI दिए तो यहाँ SI देते हैं कि x बराबर P1 इंटू 1 प्लस r/100, x बराबर P2 इंटू 1 प्लस 2r/100। जैसे यहाँ 10% ब्याज दिए थे तो यहाँ 20% ब्याज दे दिए, SI में 2 साल का, ब्याज पर ब्याज नहीं दिए। x बराबर P3 इंटू 1 प्लस 3r/100। और उनका कहना ये सही है कि हम ब्याज पर ब्याज नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्यों गलत है, यहाँ से फिर यही काम कर लेते हैं रेशियो निकाल करके, फिर इसको जोड़ करके P के इक्वल करने के लिए, तो ये गलत है। अगर आप यहाँ पर निकालना चाहें तो P1 P2 P3 का वैल्यू या Pn का वैल्यू x के टर्म में निकाल सकते हैं, वापस जोड़ के P के बराबर कर देते हैं जैसे यहाँ करते हैं हम लोग। तो यहाँ भी करने के लिए हम रेशियो ले रहे हैं, यहाँ भी आप रेशियो ले सकते हैं, नहीं चाहें रेशियो लेना तो डायरेक्ट जोड़ के इक्वल कर सकते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट हम लोग SI में इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, यहाँ आपने क्या किया बताइए तो। मूलधन के इस भाग पर 1 साल में ब्याज आपने कैलकुलेट कर लिया है या नहीं। मूलधन के इस भाग पर 2 साल में ब्याज कैलकुलेट कर लिया है। मूलधन के इस भाग पर 3 साल में ब्याज आपने कैलकुलेट कर लिया है। मूलधन के इस भाग पर n साल में ब्याज आपने कैलकुलेट कर दिया है। जबकि आपका सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट कहता है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट पर कोई राशि उधार ली गई है तो उसके ब्याज का कैलकुलेशन कब होना है, उसके ब्याज का कैलकुलेशन होना है आखिरी साल में। ठीक है, nवें वर्ष के अंत में। और यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर हम इस कंसेप्ट पर चलते हैं तो यहाँ 1 साल में ब्याज कैलकुलेट हो गया है, इस पार्ट पर 2 साल में ब्याज कैलकुलेट हो गया है, इस पार्ट पर 3 साल में ब्याज कैलकुलेट हो गया है, जो कि गलत है। क्लियर है, तो ये कंसेप्ट हम लोग यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ एनुअल कैलकुलेशन है और आप एनुअल कैलकुलेशन कर भी रहे हैं, कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। पर ये सेम कंसेप्ट यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, ये यूज़ करेंगे यहाँ पर। क्लियर है। अब एक और कंसेप्ट की बात करते हैं, इसको करना आसान है, इसको आप कॉमन ले लें। 1 वर्ड सबसे कॉमन हो सकता है, इधर वाला जुट जाएगा और एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे ये कितना आसान होता है करना। ठीक है, अभी 1810 वाला में यही वाला कंसेप्ट यूज़ करने पर आपका आंसर 1810 के अप्रोक्स पहुंच रहा है, जो कि सर्वथा अनुचित है, हम लोग नहीं लेंगे इसको। ठीक है, हमारा आंसर 1800 आएगा। ये गलत कंसेप्ट है। आइए देखते हैं कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो दोनों में यूज़ कर सकते हैं। ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से। अगर नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और प्रयास करेंगे हम कि अगले क्लास में उसको समझा सकें। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं वो कौन सा कंसेप्ट है जिसे हम लोग SI CI दोनों के इंस्टॉलमेंट में यूज़ कर सकते हैं। वो कंसेप्ट क्या है कि महाजन ने कहा कि आपने मुझसे पैसा लिया है, जितने दिनों के लिए लिया उतने दिन का ब्याज मुझे जोड़ करके दे दीजिए, और अगर आप समय से पहले पैसा देते हैं तो जितना समय पहले देते हैं उतने समय का ब्याज उस राशि पर आप हमसे ले लीजिए। उसका मिश्रधन कैलकुलेट कीजिए, दोनों मिश्रधन अगर इक्वल हो जाता है तो आपका कर्ज का निपटारा हो जाएगा। और वो मिश्रधन निकालने के लिए आप SI पर लेते हैं तो SI यूज़ कीजिए, CI पर लेते हैं तो CI यूज़ कीजिए। जैसे कि 10,000 रुपया आपने उधार लिया है और पहले साल के आखिर में आपने 2,000 रुपया दे दिया। आपको देना चाहिए था, जैसे 5 किस्त के लिए लिया है आपने, तो 10,000 प्लस 10,000 का 5 साल का ब्याज जोड़ के 5 साल के आखिर में देना चाहिए था। सिंपल इंटरेस्ट की बात अगर हम कर रहे हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हम कर रहे हैं, दोनों में ही हमने बोला 10,000 प्लस 10,000 का 5 वर्ष का ब्याज, वो ब्याज चाहे सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, डजेंट मैटर। ठीक है, और अगर आप उसको 5 वर्ष से पहले पैसा दे रहे हैं, कितना पहले दे रहे हैं, पहला किस्त आपने पहले साल के आखिर में दिया था तो निर्धारित समय अवधि से 4 साल पहले दिया था, तो आपके द्वारा दिए गए पैसे पर 4 साल का ब्याज आपको मिलना चाहिए। दूसरा किस्त आपने निर्धारित समयावधि से 3 साल पहले दिया था। तीसरा किस्त आपने निर्धारित समयावधि से 2 साल पहले दिया था। चौथा किस्त आपने निर्धारित समयावधि से 1 साल पहले दिया था और 5वां किस्त आपने निर्धारित समयावधि पर दिया था। तो पहले के 4 किस्त पर आपको ब्याज मिलना चाहिए क्योंकि वो समय से पहले आ रहे हैं, और जितने समय पहले आ रहे हैं उतने समय का ब्याज मिलना चाहिए। आखिरी किस्त पर आपको ब्याज नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो किस्त एकदम निर्धारित समयावधि पर मिला है, तो उसके बाद उस पर ब्याज के लिए समय आपके पास नहीं है। तो इधर से आपका किस्त का राशि प्लस
ब्याज जोड़ करके जो मिश्रधन बन रहा है, उधर आपके द्वारा ली गई राशि और उसका ब्याज जोड़ के जो मिश्रधन बन रहा है, वो दोनों बराबर हो जाए तो आपका कर्ज का निपटारा हो जाएगा। चाहे आपने एसआई पर लिया है चाहे सीआई पर लिया है। एसआई पर लिया तो एसआई पर ब्याज जोड़िए, सीआई पर लिया तो सीआई पर ब्याज जोड़िए। ये कंसेप्ट दोनों में हम काम कर सकते हैं। आइए उस पर काम करते हैं, कैसे काम करें। जैसे मान लिया जाए कि आपने P रुपया लिया है, रेट 8% पर एनम है, टाइम एंड ईयर्स है, और रुपीज एक्स का एन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है दोनों ही केस में। ठीक है, तो क्या होगा, आपको देना चाहिए था P प्लस P का एन वर्ष का ब्याज, चाहे वो सीआई पर हो या एसआई पर हो, दोनों ही केस के लिए है ये। और इधर देना चाहिए था x आएगा कितना बार, n इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है तो n बार आ जाएगा। पहला x पर कितने वर्ष का ब्याज मिलेगा, बताइए कि अगर 5 वर्ष का था तो पहला x पर 4 वर्ष का मिला था, दूसरे पर 3, तीसरे पर 2, चौथे पर 1, पांचवें पर 0, है ना। मतलब x कॉमन अगर हम ले लें तो x पर आ जाएगा ये कितना, n-1 प्लस n-2, इस तरह से डॉट 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 लास्ट में 1, 0 नहीं जोड़े। या उल्टा कर दें हम लोग, इसको उल्टा कर दें तो इधर से लिखें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n-1, इतना वर्ष का ब्याज। क्या उल्टा लिख दिया हमने, पहला पर ये था n-1, दूसरा पर n-2, तीसरा पर n-3। ये दोनों हो जाना चाहिए बराबर, चाहे सीआई है या एसआई है। अगर हमने एसआई पर लिया है तो ये ब्याज एसआई में कैलकुलेशन होगा, अगर हमने सीआई पे लिया है तो ये ब्याज सीआई पे कैलकुलेशन होगा। और ये एसआई के जो बेसिक रूल है उसको वायलेशन भी उसका नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने निर्धारित समय अवधि के बाद ही ब्याज कैलकुलेट किया है। पहला किस्त पर हमने ब्याज कब कैलकुलेट किया, निर्धारित समय अवधि समाप्त होने के पश्चात, यानी n वर्ष समाप्त होने के पश्चात, इसलिए उस पर कितने महीनों का हुआ है, कितने सालों का हुआ है, n-1 सालों का। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे आप, जैसे भी होगा बात करेंगे। अभी क्वेश्चन हमारे पास हैं उस पर बात करेंगे। और यही सेम कंसेप्ट आप यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये ब्याज जो ये मिश्रधन आएगा ना, ये मिश्रधन आएगा जिसको आप ऐसा लिख सकते हैं x इंटू 1 प्लस r बाय 100 पर पावर n-1 जोड़ x इंटू 1 प्लस r बाय 100 पर पावर। डायरेक्ट मिश्रधन ले रहे हैं हम लोग ब्याज सहित। यहाँ हमने मूलधन अलग ब्याज अलग लिया था, एसआई के केस में ज़्यादा निकालना आसान था। ये n-2 प्लस डॉट 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 प्लस x इंटू 1 प्लस r बाय 100 पर पावर 1। लास्ट वाला जो किस्त आएगा उस पर 0 साल का मिलेगा, मतलब वो किस्त अकेले आएगा x इंटू 1 प्लस r बाय 100 पर पावर 0। तो ये 0 नहीं लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। बराबर इधर कितना होना चाहिए, p इंटू 1 प्लस r, ये सबका जोड़ 1 प्लस r बाय 100 पर पावर n। क्लियर है। यहाँ भी देखिए एक लास्ट वाला किस्त अकेला आया है क्योंकि यहाँ n-1 तक ही लिए हैं। क्लियर है बात है। तो ये हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ हम लोग डायरेक्ट ले लिए हैं। पर जब हम सवाल बनाने के लिए जाते हैं तो सीआई के केस में जो पहले हमने कंसेप्ट सीखा है रेशियो वाला, उसका इस्तेमाल करेंगे, वो बेस्ट होता है सवाल बनाने के लिए। एसआई केस में जब हमको किस्त निकालना हो तो इसका इस्तेमाल करेंगे, जब हमको दर निकालना हो तो जो पिछले हमने पढ़ा है उसका इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा आसानी होती है हमें। क्वेश्चन से देखते हैं इसको, आइए समझते हैं, सीखते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए जो क्वेश्चन है आपका वो क्या कह रहा है, ए 6450 रुपया उधार लेता है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और उसे 4 समान वार्षिक किस्तों में वापस करता है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। तो अच्छा ये बताइए कि वो वापस कितना करेगा, टोटल हमको किस्त का राशि निकालना है। तो सेकंड वाले कंसेप्ट पर चलेंगे तो वापस करेगा वो 6450, मूलधन हमारा है 5% की दर से, 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 20%, और ये 120% का वापस करेगा। 120% का वैल्यू 6/5, इतना रुपया वापस करना है उसको। किस्त वो कितना दे रहा है, 4। प्रत्येक किस्त को आप 100% मान करके अगर चलिए तो 4 बार किस्त दिया तो 400% दे दिया एक किस्त का, 400%, एक किस्त का 400% वो दे दिया, कोई दिक्कत। प्लस पहले किस्त पर 4 किस्त है तो पहले किस्त पर 3 साल, 2 साल, दूसरे किस्त पर, तीसरे किस्त पर 1 साल, चौथे किस्त पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो टोटल 3 2 5 1 6। इसको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं सिंपल, कि हमको जितना किस्त है, जितना वार्षिक किस्त हो चाहे मासिक किस्त हो, उससे एक कम तक का जोड़ निकाल देना है ना, नेचुरल नंबर्स का। जैसे 4 किस्त है तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3, 5 किस्त है तो 1 2 3 4 तक का योग। अभी आपने सीखा 1 + 2 + 3 + ... n-1 वर्षों तक का ब्याज आ रहा था।
ठीक है। तो यहाँ 4 का रहा था तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3, आप चाहें तो फार्मूला इस्तेमाल कर लें जो आपके पास नेचुरल नंबर्स के सम का फार्मूला होता है, क्योंकि वर्षों की संख्या ज़्यादा रहेगी तो इंडिविजुअली जोड़ने के बजाय आप फार्मूला इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर है। अगर n-1 तक का योग निकालना है आपको, अगर n तक का योग निकालना था तो n इंटू n+1/2 आता है, तो n-1 तक का निकालना है अगर, तो n इंटू n-1/2। या फिर आप सीधे सोचें कि 4 नहीं इस्तेमाल करना चाहते, हम 3 इस्तेमाल करना चाहते हैं, 3 गुना 4/2। क्लियर है? 1 से 3 तक का जोड़ 3 गुना 4/2 यानी 6, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। अगर n का वैल्यू 4 है, n-1 तक जोड़ना है तो n इंटू n-1 4 गुना 3/2, ठीक है। लेकिन हम ऐसे ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर है कि 3 तक जोड़ना है हमको, तो 3 गुना 4/2। अगर 6 वर्ष रहता तो 5 तक जोड़ना होता, 5 गुना 6/2, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 है ना, 6 वर्ष 5-5% की दर से कितना ब्याज मिलेगा, 30%। एक किस्त का 430% का वैल्यू इतना हो जाएगा, किस्त यानी अपने आप में 100%, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक किस्त का वैल्यू हो जाएगा 6450 गुना 6/5/430%, यानी ऊपर आ जाएगा 100। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 430, 43 से ये कट रहा है कई बार में, 5 बार में, 15 बार में, ठीक है। 15 चौके 60, 15 तिया 45, 5 तिहाई 15, 6 तिहाई 18, 1800 रुपये आपका आ गया ये। अब इस क्वेश्चन में 1810 आंसर क्यों आ रहा था उसकी चर्चा हम लोग करें तो क्या किया गया था, गलती क्या हुई थी वो देख लीजिए। जो गलती करते हैं लोग, या क्या गलती बच्चों ने जो मुझे बताया किस तरह से बताया गया है किताबों में, तो वहाँ क्या गलती थी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए कि वो ले लिया क्या, P1 मतलब मूलधन को बांट दिया 4 पार्ट में, P1 पर 1 साल का ब्याज है ना, तो P1 का 105% बराबर पहला किस्त, तो P1 बराबर किस्त गुना 105% मतलब 21/20, तो 20/21। P2 गुना 2 साल का ब्याज 110% बराबर x, तो P2 बराबर कितना, x गुना 10/11, और फिर P3 गुना 115/100 बराबर x, तो P3 बराबर कितना, x गुना ये कितना 20/23। P4 गुना 120/100 बराबर x, तो P4 बराबर कितना, x गुना 5/6, और इसको जोड़ करके, इन चारों को जोड़ करके बराबर कर दिया गया 6450 के, और तब आपका आंसर जो आया वो 1810 के अप्रोक्स आ रहा होगा। और चूँकि ये मेथड ही गलत है, ये कंसेप्ट ही रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है आपको हम पहले बता चुके हैं, यहाँ पर एक ही साल में ब्याज का कैलकुलेशन कर दिया गया, जबकि सिंपल इंटरेस्ट था। सिंपल इंटरेस्ट का फंडा क्या कहता है कि आपको ब्याज का कैलकुलेशन कितने साल बाद करना चाहिए, 4 वर्ष का समय है तो 4 वर्ष के आखिर में ब्याज का कैलकुलेशन करना चाहिए। समझ में बात आ रही होगी सबको। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 4 वर्ष बाद दे, अभी अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज है। 4 वर्ष बाद दे 848 रुपया के लिए 4 बराबर समान वार्षिक किस्त निर्धारित किया गया है, ठीक है। अगर ब्याज की दर 4% वार्षिक साधारण ब्याज हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें, ऐसा कुछ क्वेश्चन है आपके पास। तो ये दे धन लिखा है उसने, 4 वर्ष बाद दे धन या 4 वर्ष बाद का ऋण, तो ये क्या चीज़ है। यहाँ जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे ये वैल्यू क्या था, 6450 का अमाउंट था, मिश्रधन था, 6450 रुपया कर्ज लिया गया था, तो ये जो निकला था यही हमारा दे धन निकला था, यही हमारा उतने वर्ष बाद का 4 वर्ष बाद का ऋण निकला था, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में दे दे तो ये आपको निकालने की आवश्यकता नहीं, यहाँ नहीं दिया था तो हमने निकाला था। 64 से 50 मूलधन था हमारा, 6/5 उसका निकाले थे, 120% जो मिश्रधन आ रहा था वो हमने फाइंड आउट किया था। पर क्वेश्चन में डायरेक्ट मिश्रधन दे रहा है वो कि 4 वर्ष बाद दे 848 रुपया, तो कोई आवश्यकता नहीं है ये कैलकुलेट करने की। 848 या मूलधन नहीं है, मिश्रधन ही है हमारे पास डायरेक्ट 4 साल बाद का, तो उसी का इस्तेमाल हम लोग कर ले। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आप लोग आंसर कीजिएगा 848 बटे क्या करेंगे बताइए, 4 किस्त है तो 400% तो होगा ही, साथ ही साथ 1 जोड़ 2 जोड़ 3 6 और 4% वार्षिक साधारण ब्याज है, 6 चौके 24, 424%। 424% का वैल्यू 848 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 200, प्रत्येक किस्त का मान हो जाएगा 200 रुपया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और इसको भी हम लोग ओरली करेंगे। क्या है क्वेश्चन देखिए कि 9 रुपये कर्ज लिए जाते हैं, मतलब ये मूलधन दिया हुआ है, ठीक है। 9 रुपये कर्ज लिए जाते हैं और इसे 1 रुपये की 10 समान मासिक किस्तों में लौटा दिया जाता है
तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें 10 समान मासिक किस्तों में। अभी हमने बात किया था कि जब आपको किस्त निकालना हो तो सेकंड वाले कंसेप्ट का यूज़ करें एसआई में, जब आपको दर निकालना हो तो शुरू वाले कंसेप्ट का यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर होता है। तो क्या होगा, देखिए आपने लिया था 9 रुपया और 9 रुपया को आप 1-1 रुपया करके वापस दे रहे हैं। पहले महीने 9 रुपये का ब्याज लगा होगा, दूसरे महीने एक आपने दे दिया तो 8 रुपये का ही ब्याज लगा, तीसरे महीने 7 रुपये का ब्याज लगा। इसी प्रकार आप नीचे चलते आएंगे तो आपको जो है लास्ट में ब्याज कितने रुपये का लगा होगा, 1 रुपये का। उसके बाद आपने पैसा पे कर दिया कंप्लीटली, उसके बाद जीरो, समय खत्म हो गया। क्लियर है? तो ब्याज आपको कितना लग गया बताइए, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, प्रत्येक पर 1-1 महीना का ब्याज। उल्टा जोड़ें तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 डॉट 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 9 तक का जोड़, उस मूलधन पर प्रत्येक पर 1 महीना का ब्याज। 1 महीना हमने कॉमन ले लिया है तो इधर जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए 9 तक का जोड़ 45 हो जाएगा, 9 गुना 10/2। 45 रुपया पर 1 महीने का ब्याज आपका कितना आ रहा है, 45 रुपया पर 1 महीने का ब्याज आपका आ रहा है। आपने ब्याज के रूप में पे किया उसको कितना रुपया, 9 रुपया लिया था और आपने पे किया उसको 10 किस्त 1-1 रुपया का, 10 रुपया, तो ब्याज के रूप में कितना दिया, 1 रुपया। तो 45 रुपये पर 1 महीने का ब्याज आ रहा है 1 रुपया, तो 12 महीने का ब्याज कितना आएगा, 12 रुपया। साल भर का ब्याज 45% पर 12% हुआ, रेट कितना हो जाएगा, 12/45 गुना 100%। क्लियर है? कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं और आपके पास आंसर है। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 से कट रहा है, 9 से 3 से कट रहा है, 3 चौके 12, 3 15 तिया 45, फिर 5 से कट रहा है, 5 तिया 15, 20 तिया 60। कुछ इस तरह का आंसर आपके पास आ रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत? कटा दीजिए। 3 चौके 12, 15 तिया 45, 5 तिहाई 15, 5 बिसाई 100, 80/3%। है ना? समझ में बात आ गई होगी। फिर से आप सुनना चाहते हैं इसको तो फिर से सुन लीजिए कि अगर हम 9 रुपया उधार लिए हैं तो पहला महीना 9 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा, दूसरे महीने हम किस्त से वापस करें उसको 1-1 रुपया मासिक किस्त, दूसरा महीना 8, तीसरा महीना 7, चौथा महीना 6, इसी तरह से चलेगा ब्याज। और ब्याज कितना हम देंगे, हमने उससे लिया था 9 रुपया और उसको वापस किया है 1-1 रुपया का 10 किस्त, यानी 10 रुपया ब्याज के रूप में हम पे कर रहे हैं 1 रुपया, और ये ब्याज यहाँ से बन रहा है। तो 9 पर 1 महीना प्लस 8 पर 1 महीना प्लस 7 पर 1 महीना प्लस 6 रुपया पर 1 महीना, इसको उल्टा जोड़ लेते हैं, एक लास्ट वाला 1 पर पहुँचेगा, है ना। तो 1 जोड़ 2 जोड़ 1 महीना हमने कॉमन ले लिया, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट 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 9, उतना पर 1 महीने का ब्याज, 45 रुपया पर 1 महीने का ब्याज 1 रुपया, तो 12 महीने का ब्याज 12 रुपया, रेट हो गया 12/45 गुना 100%। चलिए क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपके समझ में बातें आ गई होंगी। अगर कुछ भी बाकी रह गया या कुछ भी लगता है आपको कि छूट सा गया इसमें या समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगले पार्ट में हम चाहेंगे क्लियर कर लें। अगले पार्ट में इसके हम लोग सीआई के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे रेशियो पर, और बहुत इजीली करेंगे, कोई फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावे एक छोटा सा और वीडियो जो तुरंत आएगा, वो जो एक क्वेश्चन CHSL में पूछा गया है जिसमें आपको ब्याज का कैलकुलेशन मासिक रूप से किया जा रहा है। सीआई का क्वेश्चन है, 6.5% वार्षिक दर है, ठीक है, 8,000 रुपये मूलधन है और वो 18 महीने के लिए उधार दिया गया है। अगर ब्याज का कैलकुलेशन मासिक रूप से होता है तो मिश्रधन 18 महीने बाद क्या होगा, वो क्वेश्चन, उसके बारे में बात करेंगे। तैयार रहिएगा उस क्लास के लिए। काफ़ी छोटा सा शॉर्ट वीडियो आएगा उसका, और उसमें हम लोग न तो बात करेंगे हम लोग केस स्टडीज़ की, ना ही बात करेंगे हम लोग बाइनोमियल की, फिर भी उस क्वेश्चन को करेंगे और इजीली करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, खुश रहें। सभी लोगों को शुभकामनाएं दीपावली की, और जिन लोगों का CGL मेन का एग्ज़ाम है उन लोगों को भी शुभकामनाएं, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आप अच्छा करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।